हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। बेसिक हमने कवर कर लिया है अभी तक, तो अब हम पढ़ते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। तो यहाँ से हमारा जो सिलेबस है वो सही से स्टार्ट होता है। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस क्या होता है। जब आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस क्या होता है तो आपका जवाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बट वो स्ट्रेस नहीं होता है, वो तो क्या होती है, उसका एक मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि फोर्स की स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो है। डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जो डेवलप हो रहा है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू लोड। किसके अगेंस्ट में? लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रही है उसके अगेंस्ट में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है किसी पॉइंट पे, उसी को कहते हैं स्ट्रेस। यहां पर कहीं भी फोर्स पर यूनिट एरिया का जिक्र नहीं है। तो कहीं भी फोर्स पर यूनिट एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, एरिया वर्ड नहीं है यहाँ पे कहीं भी। तो एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब आप जैसे मान लो, सपोज करो एक ये है, इसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इस टाइप से हम कुछ मॉलिक्यूल्स, 2-4 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, जब आप इसको खींचोगे, तो खींचने की वजह से इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि जो दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, सपोज करो पहले जो दो मॉलिक्यूल थे आपस में एक दूसरे से सटे हुए थे, जब आपने इसको खींचा तो थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हुई इसके अंदर। जो इलास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन होती है, सोम में हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक रीजन में डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेबल बॉडीज को ही पढ़ते हैं सोम में। जो रिजिड बॉडी है वो सोम में नहीं पढ़ते हैं। तो डिफॉर्मेशन अगर होगी, लोड लगाने से डिफॉर्मेशन होगी, तो ये जो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाने की कोशिश करेगा डिफॉर्मेशन की वजह से। बट ये जो दो मॉलिक्यूल है इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, इनका रिलेशन जो है बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशन बन जाता है। तो ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वापिस इसको अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो यही जो फोर्स इसको वापिस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, यही स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस कौन सा हुआ? अप्लाइड वाला फोर्स नहीं हुआ। कौन सा? जो फोर्स डेवलप हुआ है, जो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो फोर्स था। हो सकता है कि मान लो इनका कोई रिलेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ को अगर कोई पीछे से मतलब कोई दूसरा आदमी उनको ब्रेक करने की कोशिश करता है उनके रिलेशन को, तो उनके रिलेशन में क्या होता है कि वो वापस एक दूसरे की तरफ उनका रिलेशन अपने आप खींच लेता है। तो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन कह सकते हो कि दो मॉलिक्यूल जो है अगर उनको दूर करने की कोशिश करोगे तो वापस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, और वो जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे की तरफ जाने के लिए, जो फोर्स लगा रहे हैं, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेस। अब दूसरे एंगल से सोचते हैं कि अगर इसको हम कंप्रेस करें, अगर हम इसको कंप्रेस करें, दो मॉलिक्यूल है, अगर इसको कंप्रेस करें तो क्या होगा? कंप्रेस करने से क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है थोड़ी सी इनकी शेप चेंज होगी, इस टाइप से क्या होगा, इनकी शेप चेंज हो जाएगी, इस टाइप से बन जाएंगे ये थोड़े से। तो और इसकी ओरिजिनल शेप क्या थी? सर्कुलर। अभी क्या दिख रहे हैं आपको? इलिप्टिकल दिख रहे हैं। तो वापिस आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया बाहर से, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। कंप्रेस हो गए मतलब क्या हुआ? इनकी शेप चेंज हो गई। वापिस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ये लगाएंगे, जो मॉलिक्यूल जो डेवलप होता है, इसके अंदर जो डेवलप होता है, उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? स्ट्रेस। यानी कि आपने फोर्स लगाया, आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से क्या हुई? डिफॉर्मेशन हुई। और उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट
कि वो डिफॉर्मेशन ना हो, इनकी ये शेप इस टाइप की ना बने, अपनी शेप को ओरिजिनल रखने के लिए या ये क्या करेंगे मॉलिक्यूल, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। उसको क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है और रेजिस्ट कर रहा है, जो डिफॉर्मेशन हुई ना उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, स्ट्रेस कहेंगे। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रही है। और डिफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही है, लोड की वजह से। तो लोड की वजह से डिफॉर्मेशन हुई, डिफॉर्मेशन की वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया, और उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। एक पॉइंट पे जब आप चेक करोगे तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेस। उसकी जो वैल्यू आती है वो फोर्स पर यूनिट एरिया आती है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्ट्रेस पहले आता है कि स्ट्रेन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेस पहले आता है या स्ट्रेन पहले आता है। तो यहां पर जो है मैंने अभी आपको बताया है, यहीं पर इसका राज छुपा हुआ है। क्या बताया था मैंने अभी आपको कि जब फोर्स लगाएंगे तो पहले क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी, और डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो डिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन पहले आएगा, क्या आएगा पहले, स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन पहले आएगा, उसकी वजह से, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन होता है या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होता है। तो आपको बताना है कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होता है। पहले डिफॉर्मेशन होती है और उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए स्ट्रेन पहले होता है। तो यानी कि आपको पता चल गया, स्ट्रेन पहले आएगा, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको एक क्वेश्चन का और जवाब मिल गया। अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो एट ए पॉइंट जो है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस कह रहे हैं। अब हम स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये एक मेंबर है, यहाँ पर लोड लग रहा है P, और एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया जो काफ़ी दूर है यहाँ से, इस लोड से काफ़ी दूर है। यहाँ पर सेंट वेनांस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सेंट वेनांस प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उसके हिसाब से सपोज करो ये इतना दूर है यहाँ से, इस पॉइंट से, कि यहाँ पर आपके स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उन पॉइंट पे क्या लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बना लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे लग रहा है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा, यहाँ पर सेम लगेगा। तो लेट्स सपोज कितने भी पॉइंट ले सकते हो आप, इट डजेंट मैटर। हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। सपोज करो 1 पॉइंट है, दिस इज 2 पॉइंट, दिस इज 3 पॉइंट, दिस इज 4 पॉइंट, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। सपोज कर लेते हैं 10 पॉइंट है, सब पे फोर्स लग रहा है। इस पे F1, F2, F3, इस हिसाब से यहाँ पर लग रहा है आपके पास F10। ये फोर्सेस आपके यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। F, लेट सपोज F जो है टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। लेट F इज टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और सेंट वेनांस प्रिंसिपल ये कहता है कि यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू F5 इक्वल टू F6 इक्वल टू F7 इक्वल टू F8 इक्वल टू F9 इक्वल टू F10। सारे के सारे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि सेंट वेनांस प्रिंसिपल ये कहता है कि इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे स्ट्रेसेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने एज्यूम भी किया है, एजम्पशन माना है कि स्ट्रेसेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक्स एक्स सेक्शन पे। तो देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो टोटल फोर्स आएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8 प्लस F9 प्लस F10, ये वैल्यू आएगी। और सारे के सारे इक्वल है, और किसके इक्वल है, F1 के। F1, F2, F3, F4 सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो सबको F1 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 लिख सकते हैं हम,
F इज इक्वल टू F1 प्लस F1, क्योंकि F2 भी F1 के इक्वल है, F3 भी F1 के इक्वल है, F4 भी F1 के इक्वल है, F5 भी F1 के इक्वल है, F6 भी F1 के इक्वल है, F7 भी F1 के इक्वल है, F8 भी F1 के इक्वल है, और F9 भी F1 के इक्वल है, और F10 भी F1 के इक्वल है। तो ये टोटल कितने हो गए? F इज इक्वल टू 10 ऑफ F1। इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 ऑफ F1। और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F/10। ये हो जाएगी F/10। ये तो हमने 10 ही पॉइंट कंसीडर किए थे। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, डायग्राम हमने 2D में बनाया है, सपोज कर लो 3D में है, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी है, तो उस टाइम पे अगर इसका एरिया ए है, ए एरिया में कितने पॉइंट होंगे? बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर हम सारे पॉइंट्स को ऐड कर दें, देखो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस टाइप से हम सबको ऐड करते जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? एक टाइप का एरिया बन जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा। अगर हम सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। जब हमने 10 पॉइंट को कंसीडर किया तो F1 की वैल्यू क्या आई? F/10। इफ वी कंसीडर ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे, तो सारे के सारे पॉइंट्स कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा? F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F1 आ जाएगा F/A। क्या आ जाएगा? F/A। और F क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। F1 क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। F1 क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो F1 को क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा। और एवरेज लगा लो इसको, एवरेज, सिग्मा की वैल्यू एवरेज। वैसे सारी जगह सिग्मा सेम ही होगा, सिर्फ सिग्मा भी लिख सकते हो इसको, सिग्मा 1 भी लिख सकते हो, या सिग्मा भी लिख सकते हो, या सिग्मा एवरेज भी लिख सकते हो। तो यहां से इस जगह अगर हम पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज सिग्मा एवरेज की वैल्यू क्या आएगी? F/A। और टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल, क्योंकि न्यूटन्स का लॉ यही कहता है कि जितना आप फोर्स लगाओगे बॉडी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। जितना आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। तो F किसके इक्वल हुआ? P के इक्वल। तो सिग्मा एवरेज की वैल्यू आएगी P/A। P क्या है आपके पास? अप्लाइड लोड। तो ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ये जो फॉर्मूला आप स्ट्रेस की डेफिनेशन बताते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये यहां से आती है। और एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हुई? दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है, और किसकी वजह से डेवलप हुआ है? डिफॉर्मेशन की वजह से। डिफॉर्मेशन की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक पॉइंट पे डेवलप हुआ, उसी को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेस। तो ये हुआ स्ट्रेस का कंसेप्ट। स्ट्रेस जो आएगा वो क्या आएगा? अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया के इक्वल मैग्नीट्यूड आता है, बट होता ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आई होप आपको स्ट्रेस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने प्रेशर भी ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है? क्योंकि स्ट्रेस भी आपके पास क्या आ रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो पहला डिफरेंस ये है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, जबकि प्रेशर में आपका क्या आता है? अप्लाइड या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स
पर यूनिट एरिया। तो एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स होता है, स्ट्रेस में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपका नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और पैरेलल टू सरफेस भी हो सकता है, पैरेलल टू सरफेस, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। आपको पता है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल होता है स्ट्रेस के, और जो शियर स्ट्रेस होता है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। बट प्रेशर जो है, प्रेशर हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, नॉर्मल ही आएगा। तो दूसरा डिफरेंस ये हुआ, प्रेशर हमेशा नॉर्मल ही लगता है, लेकिन स्ट्रेस नॉर्मल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तीसरा, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। प्रेशर अगर अप्लाई किया है तो उस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर, बट प्रेशर इंड्यूस नहीं हो सकता स्ट्रेस की वजह से। तीसरा क्या है, प्रेशर कैन नॉट इंड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर इंड्यूस नहीं हो सकता, बट प्रेशर की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस आए स्ट्रेस और प्रेशर में। अब इसकी यूनिट्स चेक कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस की यूनिट जो होती है वो हम पास्कल लिखते हैं। पास्कल जो प्रेशर की भी ऐसी यूनिट होती है पास्कल टाइप में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद पास्कल के बाद किलो पास्कल आती है। किलो पास्कल क्या होता है, 1000 पास्कल, या 10⁻³ पास्कल, या फिर 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। किलो पास्कल के बाद आता है मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में होता है 10⁻6 पास्कल, या 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो 1 मेगा पास्कल होता है, 1 मेगा पास्कल एक और यूनिट कभी कभी हो जाती है। 1 मेगा पास्कल ही किसके इक्वल हो जाता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नीचे मीटर नहीं, अगर mm गिवन है तो 1 मेगा पास्कल के इक्वल होगा। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 मेगा पास्कल के इक्वल होगा। या ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होगा। या ये कह सकते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 10⁻6 पास्कल के इक्वल होगा। या ये भी कह सकते हो इक्वल टू 10⁻³ किलो पास्कल। अगर किलो पास्कल में चेंज करोगे इसको, 1 मेगा पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 10⁻³ किलो पास्कल। नेक्स्ट यूनिट होती है गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल, GPa लिखते हैं इसको। 1 गीगा पास्कल होता है 10⁻9 पास्कल। 10⁻9 पास्कल, और इसको आप 10⁻6 मेगा पास्कल भी लिख सकते हो, और 10⁻³ मेगा पास्कल और 10⁻6 किलो पास्कल, या फिर 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। एक और यूनिट कभी कभी आ जाती है, वो होती है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी कभी कभी यूज हो जाती है, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नियरली इक्वल होती है 0.1 मेगा पास्कल के। नियरली इक्वल क्यों कहा, क्योंकि जब G की वैल्यू आप 10 लोगे तब आएगी ये वैल्यू 0.1 मेगा पास्कल। kgf किलोग्राम फोर्स, यानी कि मास दिया हुआ आपको, एक्सेलरेशन से आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.1 मेगा पास्कल के इक्वल आता है। नियरली इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि G की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी ली है, 10 ली है। अगर 10 लेके करोगे तो ये वैल्यू आएगी, 9.8 लेके करोगे तो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ये आपकी यूनिट्स हो गई। इन यूनिट्स को हम यूज करेंगे, ये यूनिट्स आपकी चलती रहेंगी स्ट्रेस में आपकी ये यूनिट चलती रहेगी। और इसके बाद हम थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? सपोज करो मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगाते हैं तो सपोज कर लेते हैं ये एक जगह पे ब्रेक हो जाता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर। तो जब ब्रेक हो जाता है तो उस टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, और इस मटेरियल के लिए, स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, ये प्लास्टिक है तो इस मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक होगी। अगर ये आयरन का होता तो आयरन के लिए अलग वैल्यू होती, अगर स्टील का होता तो स्टील के लिए अलग वैल्यू होती, अगर कॉपर का होता तो कॉपर के लिए अलग वैल्यू होती कि मैक्सिमम कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया जाए बिफोर इट्स फ्रैक्चर। इसके फ्रैक्चर होने से पहले या फेल होने से पहले हम कितना फोर्स लगाएं इसके ऊपर, वो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो कितना झेल सकता है ये बिफोर फ्रैक्चर या बिफोर फेलियर। दो चीजें हैं, बिफोर फ्रैक्चर और बिफोर फेलियर, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो बिफोर फ्रैक्चर या बिफोर फेलियर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ये झेल सकता है, ये कितना मैक्सिमम स्ट्रेस इसके अंदर इंड्यूस हो सकता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, यानी कि आयरन के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, और जो स्टील के लिए प्रॉपर्टी होगी वो वही रहेगी उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि उसको डबल मोटा कर देंगे, उसकी थिकनेस डबल कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम स्ट्रेस कह रहे हैं। स्ट्रेस कह रहे हैं कितना मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है वो बिफोर इट्स फेलियर और फ्रैक्चर, उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ। अब फेलियर का मतलब और फ्रैक्चर का मतलब क्या है? फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, सिंपली फ्रैक्चर का मतलब तो होता है टूटना, और फेलियर का मतलब होता है जब वो अपना काम करना बंद कर दें, जिस काम के लिए हमने उसको डिजाइन किया है, जिस काम के लिए हमने उसको डिजाइन किया है उस काम को करना बंद कर दे तो उसको कहते हैं हम फेलियर। कंपोनेंट आपका फेल हो गया। कभी कभी परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर मेंबर में हो जाए तो उसको भी फेलियर कहते हैं। कैसे? चलो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं आपका जो फैन है, वो फैन लगा हुआ, और जो फैन के ऊपर रोड है, वो फैन जब तक नीचे नहीं गिरेगा तब तक हम उसको फेल नहीं कहेंगे, यानी कि रोड जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक उसको फेल नहीं कहेंगे, जब तक वो काम करता रहेगा, जब तक रोड उसकी ब्रेक नहीं होगी। उस टाइम पे जो फ्रैक्चर है उसको ही हम फेलियर कहेंगे, टूटने को हम फेलियर कहेंगे। दूसरा क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर हो जाए तो वो अपना काम नहीं करता। जैसे फैन के जो विंग्स होते हैं, अगर उसको मोड़ देंगे आप, अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन कर देंगे तो क्या होगा? वो हवा नहीं देगा। दूसरा, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो फैन जो है हवा भी नहीं देगा आपका, वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उस टाइम पे उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? हम फेल ही कहेंगे, क्योंकि फैन जो हवा देने के लिए बना हुआ है और हवा दे नहीं रहा है, इसका मतलब वो कंपोनेंट क्या हो गया आपका? फेल हो गया, लेकिन टूटा नहीं है। तो उस टाइम पे उस जगह पे परमानेंट डिफॉर्मेशन, आपने परमानेंटली अगर विंग्स को बेंड कर दिया है तो परमानेंट डिफॉर्मेशन को ही फेल कहेंगे। या ये और भी बहुत सारे एग्जांपल है। आपके मैकेनिकल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। जो इंजन है, इंजन में कनेक्टिंग रोड होती है, अगर कनेक्टिंग रोड थोड़ी सी भी बेंड हो गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो इंजन के अंदर नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और नॉकिंग अगर शुरू हो गई तो उसको हम फेल ही कहेंगे, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और उस नॉकिंग की वजह से वाइब्रेशन होगा और वो नॉकिंग बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे आपका इंजन बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जब नॉकिंग स्टार्ट हुई तो कनेक्टिंग रोड आपकी थोड़ी सी बेंड हुई और उसकी वजह से आपका इंजन काम करना बंद कर गया। तो उस थोड़ी सी बेंडिंग को, उस टाइम पे परमानेंट डिफॉर्मेशन को ही क्या कहेंगे? हम फेलियर कहेंगे। तो कोई कंपोनेंट अपना काम करना बंद कर दे, जिस काम के लिए उसको डिजाइन किया गया है, तो उसको हम कहेंगे फेलियर। और कभी कभी फ्रैक्चर फेलियर होता है और कभी कभी परमानेंट डिफॉर्मेशन ही फेलियर होती है। तो इसलिए स्ट्रेंथ जो होती है वो 2-3 टाइप की होती है। मतलब एक तो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, जिसको YS लिखते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, कितना झेल सकता है ये मटेरियल, मैक्सिमम वैल्यू परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले।
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट कैन विदस्टैंड ए मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले वो मटेरियल कितना स्ट्रेस झेल सकता है, कितना स्ट्रेस वो मटेरियल बियर कर सकता है, उसी को कहते हैं हम यील्ड स्ट्रेंथ। तो बहुत सारी जगह क्राइटेरिया क्या होता है फेलियर का, यील्ड स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था अभी, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कभी कभी फेलियर का क्राइटेरिया होता है। तो उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं हम, कौन सी करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन बियर बिफोर इट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। दूसरी होती है यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल लोड जब लग रहा हो उस टाइम पे फ्रैक्चर से, टूटने से जस्ट पहले कितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो बियर कर सकता है, फ्रैक्चर से पहले कितना मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है, उसी को कहते हैं हम यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे ही यूसीएस भी होता है, एक स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, यूसीएस, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो बिफोर फ्रैक्चर से पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कितनी आई जिसको ये बियर कर गया, उसको कहते हैं हम अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिव। यू अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ भी होती है। शियर अगर लोड लग रहा है तो शियर लोड लग रहा है उस टाइम पे फेल होने से पहले कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो बियर कर सकता है, उसको बोलते हैं यूएसएस, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ। इस टाइप से अलग अलग होती है। ये भी यील्ड स्ट्रेंथ भी टेंशन में भी होती है, कंप्रेशन में भी होती है और शियर में भी होती है। ऐसे ही ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो टेंशन में भी होती है, कंप्रेशन में भी होती है और आपकी शियर में भी होती है। तो इस टाइप से हम इनको स्ट्रेंथ को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रेंथ के बारे में। अभी थोड़ा सा टाइप ऑफ स्ट्रेस भी पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ने से पहले हम बेसिक में चलते हैं। पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करते हैं। आपने पढ़ा होगा स्केलर, स्केलर पढ़ा होगा। स्केलर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एक आपने वेक्टर भी पढ़ा होगा। वेक्टर को आपने कैसे डिफाइन किया होगा, वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। या यहां पर कह सकते हैं हम वन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। मैग्नीट्यूड सब में होता है तो इसलिए मैग्नीट्यूड को नहीं लिखते हैं हम। तो पहले स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं, वेक्टर में एक डायरेक्शन, और उसके बाद आता है टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसकी मोर देन वन डायरेक्शन, जिसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो, उसको कहते हैं हम टेंसर। टेंसर क्वांटिटी में एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है। अब स्केलर जो है, स्केलर को लिखते हैं हम, स्केलर को भी टेंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर को लिखते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। स्केलर होता है आपके पास जीरो ऑर्डर टेंसर और वेक्टर होता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। वेक्टर होता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और टेंसर में एक से ज्यादा डायरेक्शन है तो मतलब बहुत टाइप के टेंसर होंगे। एक मतलब यहां पर सेकंड ऑर्डर टेंसर, टेंसर कहां से स्टार्ट होता है, सेकंड ऑर्डर टेंसर से। तो सेकंड ऑर्डर टेंसर में क्या होंगी, दो डायरेक्शन होंगी। थर्ड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर में कितनी डायरेक्शन होंगी, तीन डायरेक्शन होंगी। ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर टेंसर में चार डायरेक्शन होंगी, फिफ्थ ऑर्डर टेंसर में पांच डायरेक्शन होंगी। तो जो सेकंड ऑर्डर टेंसर है वो हमारे अभी काम का है। एक्चुअली इसका एग्जांपल आपका है स्ट्रेस। सेकंड ऑर्डर टेंसर ही है। स्ट्रेस क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की एक डायरेक्शन होती है और एरिया की भी एक डायरेक्शन होती है। दोनों की डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी और एरिया की भी। अब आप कहोगे सर एरिया की डायरेक्शन तो पढ़ी नहीं। पढ़ी है आपने, आपको याद नहीं है। आपने ज्योमेट्री में पढ़ी है, एरिया की भी डायरेक्शन होती है। एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है कि सपोज कर लो ये एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर वाली होती है। इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी
इस एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसको कहेंगे हम एरिया की डायरेक्शन। तो एरिया की भी डायरेक्शन होती है, स्ट्रेस की में फोर्स की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेस में दो डायरेक्शन होती है। तो दो डायरेक्शन होती है तो इसको क्या कहते हैं हम? सेकंड ऑर्डर टेंसर। स्ट्रेस क्या है आपका? सेकंड ऑर्डर टेंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप। पहले तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्ट्रेस को हम दो सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नीचे दो सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, वो अभी हम लिखेंगे तो जब आपको पता चल जाएगा। दो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है और दो डायरेक्शन है इसकी, दो डायरेक्शन है और दो सबस्क्रिप्ट लगाएंगे। पहला सबस्क्रिप्ट आपको देगा फेस की डायरेक्शन, जिस फेस पे आपका स्ट्रेस लग रहा है या जिस एरिया पे, जिस सरफेस के ऊपर आपका स्ट्रेस लग रहा है उस एरिया की डायरेक्शन क्या है। और दूसरा, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसकी डायरेक्शन देगा दूसरा सबस्क्रिप्ट। तो यहां पर दो टाइप के स्ट्रेस आपके पास आते हैं। एक आता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो ऐसे होता है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड। अब इसमें जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो क्या दे रहा है आपको? डायरेक्शन ऑफ फेस, फेस की डायरेक्शन या उस एरिया की डायरेक्शन जिस पे आपका लोड एक्ट कर रहा है। और दूसरा सबस्क्रिप्ट आपको दे रहा है डायरेक्शन ऑफ लोड, जिस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है उस डायरेक्शन की डायरेक्शन कौन बता रहा है? दूसरा सबस्क्रिप्ट। अब यहां पर ये एक्स एक्स ही है, ये वाई वाई ही है, ये जेड जेड ही है। अब एक्स एक्स है तो दो बार एक्स लिखने की बजाय सिर्फ सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं इसको। बट इसका मतलब यही है कि एक्स डायरेक्शन में और एक्स फेस पे ही लग रहा है, दोनों सेम है। एक्स और एक्स, दो बार एक्स लिखने के बजाय एक बार ही एक्स लिखा जा सकता है, इसको एक बार एक्स आप लिख सकते हो। लेकिन इसका मतलब यही है कि ये क्या है? सिग्मा एक्स एक्स है, एक्स फेस पे एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे ही सिग्मा वाई लिख सकते हो, ऐसे ही सिग्मा जेड लिख सकते हो। ये हुआ आपका नॉर्मल स्ट्रेस। और जब शियर स्ट्रेस आप देखोगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में, टाउ वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में, फिर उसके बाद टाउ एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में हो गया और वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन में हो गया, वाई फेस पे जेड डायरेक्शन में और जेड फेस पे वाई डायरेक्शन में। उसके बाद टाउ जेड फेस पे एक्स डायरेक्शन में और टाउ एक्स फेस पे जेड डायरेक्शन में। ये होते हैं आपके शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस होता है जब फेस की डायरेक्शन अलग हो और लोड की डायरेक्शन अलग हो, उस टाइम पे जो स्ट्रेस जो लगता है या प्रोड्यूस होता है उसको शियर स्ट्रेस आता है। वो कौन सा स्ट्रेस आता है? शियर स्ट्रेस। और जब दोनों फेस की डायरेक्शन और लोड की डायरेक्शन सेम हो तो उस टाइम पे आता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये दूसरा हुआ शियर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है। नॉर्मल स्ट्रेस आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल में ही आता है। एक एक्सियल स्ट्रेस और एक बेंडिंग स्ट्रेस। और एक्सियल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, ये भी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो एक्सियल टाइप का ही स्ट्रेस होता है और वो दो टाइप में आता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ऐसे ही एक्सियल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। अब शियर स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है कौन सा? नॉर्मल वाला, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं हम, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। जो डायरेक्ट शियर फोर्स लगा उसकी वजह से शियर स्ट्रेस आया, वो वाला।
और दूसरा होता है जब टॉर्क लगती है तब भी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ये हुआ आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो इतने टाइप के स्ट्रेस आपके प्रोड्यूस होते हैं, मटेरियल में हो सकते हैं। तो इन सभी स्ट्रेसेस को हम पढ़ने वाले हैं, सभी स्ट्रेसेस को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम एक्सियल स्ट्रेस को बना के देखेंगे कि एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे शो करेंगे। तो वो मैं आपको यहीं बता देता हूं। एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शो होता है, दो टाइप में। एक सपोज करो ये टेंसाइल लग रहा है और दूसरा आपका कंप्रेसिव। तो यहां पर दो डायग्राम बनाएंगे हम, एक टेंसाइल का और एक कंप्रेसिव का। जब आपको दिखाना होगा कि स्ट्रेस आपका कैसे लगता है, इसके अंदर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे शो करोगे, तो उस टाइप से हम दिखाएंगे। तो सपोज कर लेते हैं एक यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ले लिया हमने, यहाँ पर पहले ऊपर वाले के लिए P यहाँ पर लग रहा है। तो इसके लिए जब स्ट्रेस शो करोगे तो क्या करोगे, इस एक्सिस से इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस से इस डायरेक्शन में आप शो करोगे। और जब आपका एक्सिस यहां पर है, कंप्रेसिव वाले केस में ये एक्स एक्सिस है, तो तब आप इस एक्सिस से इस डायरेक्शन में शो करोगे। ये सिग्मा, यहां पर सबकी लेंथ सेम आएगी, इस जगह भी सबकी लेंथ क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। तो ऊपर नीचे बनी होगी तो उसकी टेंशन मत लेना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आपको सबकी लेंथ सेम बनानी है। तो एक्सियल स्ट्रेस में जिस एक्सिस के ऊपर आप बना रहे हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस एक्सिस के ऊपर आप बना दो P के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इधर P लग रहा है तो इधर स्ट्रेस आएगा, और इस डायरेक्शन में अगर P लग रहा है तो स्ट्रेस क्या आएगा, इस एक्सिस पे इस डायरेक्शन में आएगा। तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट आप बना दो तो ये हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेस। को आप कैसे शो करोगे, एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने कुछ बेसिक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस टेंसर के बारे में, कि स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, इन सारे स्ट्रेसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अगर एक ही पॉइंट पे लग रहे हो तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही।